नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत 2023 के लिए दुनिया की दो तंजीमें हैं, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी G20। दोनों का सदर है, तो ज़ाहिर है दोनों के लिए मुख्तलिफ मीटिंग भारत के हर सूबे में अलग अलग वक्त पर हो रही हैं। इस सिलसिले में पिछले साल ही जब दिसंबर में ये प्रेसिडेंटशिप G20 की भारत को दी गई थी, नरेंद्र मोदी जी को दी गई थी, तो उसी वक्त ये ऐलान किया गया था कि 2023 की जो G20 की सरबराह मीटिंग होगी वो श्रीनगर में की जाएगी। और अभी जब से ये दिसंबर से हम आए हैं G20 की प्रेसिडेंटशिप में, तो भारत में अलग अलग जगह पर 28 सूबे हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं। हर जगह जो है G20 की मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं। अभी हिंदुस्तान सरकार ने यह ऐलान किया है कि मई के 22, 23, 24 को टूरिज़्म के लिए, सयाहत के लिए जो है श्रीनगर में G20 की एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने इसके लिए एतराज़ किया है। पाकिस्तान का कहना ये है कि श्रीनगर या कश्मीर जो है, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसीलिए वहाँ पर G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो हम इसे मुतनाज़ा जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं समझते, और जब हम नहीं समझते तो हम क्यों किसी की सुने, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है, तो उसको तो कोई से भी नहीं है, वो उसको इनके मामलात में बोलने का उसको कोई हक भी नहीं पहुंचता। और खैर हिंदुस्तान ने तो उसको झुठला दिया है, और इसके लिए कश्मीर में जो है वो तैयारियां शुरू हो रही हैं। अच्छा, G20 के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बता दें। वैसे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, बताया था, लेकिन अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। ये 19 ममालिक और यूरोपियन यूनियन पर मुश्तमिल है। यूरोपियन यूनियन जो है कई ममालिक का जो एक बज़ाते खुद एक ग्रुप है, लेकिन उसकी उन सब की तरफ से एक नुमाइंदा आता है हमेशा, कोई भी। तो ये जो है G20 जो ग्रुप है, ये ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है ना 80% को रिप्रेजेंट करता है। 75% दुनिया का ट्रेड यहीं पे होता है, और 2/3 यानी 67% जो है वो दुनिया की आबादी ये G20 में आ जाता है। यूँ समझ सकते हैं कि एक थोड़ी छोटी अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस हो गई। नाज़रीन, इस सिलसिले में ये बात भी बताना जो है आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ दिन कबल एक G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में मुनक्किद की गई थी। अब अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक़ में, नॉर्थ ईस्ट में है, और उसके साथ चीन की सरहद लगती है। और अरुणाचल प्रदेश और चीन के दरमियान जो है वो अंग्रेज़ों के वक्त से ये अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, और जैसे आज़ादी मिली हिंदुस्तान को ही मिल गया। लेकिन चीन तो पूरी दुनिया के हर शय के ऊपर अपना हक जताता है। तो चीन तो कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये जुनूबी तिब्बत है, और तिब्बत के ऊपर तो उसने कब्ज़ा कर लिया था दादागिरी करके, तो इसीलिए वो बोलता है ये मेरा हिस्सा है। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसे अंग्रेज़ों के ज़माने में नीफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और
जब हिंदुस्तान बना तो फिर हमने उसको रीनेम किया और नाम दे दिया अरुणाचल प्रदेश। और दोनों को जो बांटती है ना, वो अंग्रेज़ों ने ही एक लाइन खींची थी जिसे मैकमाहोन लाइन कहते हैं। और अभी इसका आप इसका मुआवजा करके देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान के बीच में ये अंग्रेज़ों ने ही ड्यूरांड लाइन बनाई थी। मैं समझता हूँ 1894 में शायद उन्होंने ये खड़ी की थी लाइन, और उसके हिसाब से उन्होंने अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया। और हिंदुस्तान उस वक़्त यूनाइटेड इंडिया था, और उस वक़्त इस सूबे को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, या हम उर्दू में उसे सरहद सूबा भी कहते थे, जिसको बाद में फिर जैसे हिंदुस्तान ने नीफा को कर दिया अरुणाचल प्रदेश, तो पाकिस्तान ने सरहद सूबे को या NWFP को बदल के कर दिया खैबर पख्तूनख्वा। अब अगर समझें पाकिस्तान कोई मीटिंग रखता है पेशावर में और अफ़गानिस्तान इसके ऊपर एतराज़ करता है कि मैं तो ये ड्यूरांड लाइन को नहीं मानता और मैं डिस्प्यूटेड कहता हूँ ये पूरा जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है, और इसीलिए मुझे इस पे एतराज़ है कि पेशावर में ये मीटिंग क्यों हो रही है, तो क्या पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तानी लोग उसका ये एतराज़ जायज़ समझेंगे? नाज़रीन, क्योंकि श्रीनगर में भारत G20 की सरबराह मीटिंग भी करेगा, मेरे ख्याल में उसकी तारीख नहीं दी, अराउंड नवंबर होती है, क्योंकि फिर उसी में ही ऐलान किया जाता है कि आइंदा जो है वो प्रेसिडेंट कौन होगा G20 का। तो वो और 1 दिसंबर को हो जाता है वो जो नया प्रेसिडेंट है। जैसे पिछली मरतबा इंडोनेशिया था G20 का प्रेसिडेंट, और उसने ये सरबराह मीटिंग बाली में रखी थी। और ये सरबराह मीटिंग हमेशा ऐसी जगह पर रखी जाती है जो टूरिज़्म के लिहाज से बहुत अच्छा समझा जाता हो। इससे क्या है, उस मुल्क की अपनी एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है, इससे दूसरे मुल्कों को पता चलता है। 20 ममालिक के सरबराह आते हैं, उनके लिए फिर कितनी जो है प्रेस आता है, तो उसको बड़ी शोहरत मिलती है। तो इसीलिए भारत ने भी इसमें श्रीनगर का जो है इंतखाब किया है कि श्रीनगर में ये सरबराह मीटिंग होगी। और इसके लिए भारत ने जो है ना, श्रीनगर को फिर से बनाने के लिए, मतलब इतना अच्छा बनाने के लिए, एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए $360 मिलियन मुख्तस किए हैं, अमेरिकन डॉलर 360 मिलियन। अभी आप पाकिस्तान का हिसाब लगा लें तो कह सकते हैं कि तकरीबन पाकिस्तानी तो 1000 करोड़ हो गए, नहीं सॉरी 10,000 करोड़ हो गए पाकिस्तानी जो है। 300 रुपये का है, 300 जो है। अभी आप सोचें, नहीं 10,000 करोड़ हुआ। खैर, मतलब इतनी बड़ी रकम एक शहर को रिकन्स्ट्रक्ट, पूरा शहर नहीं, उसके तो ज़ाहिर बाज़ारें वगैरह जो रोड हैं या कम्युनिकेशन के सेंटर हैं या बागात हैं, उन सबको फिर से रिफर्बिश किया जाएगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में श्रीनगर का इंतखाब इसलिए भी अच्छा है भारत के लिए कि इस तरह से पाकिस्तान जो एक किस्म की गलत प्रोपेगेंडा करता रहता है कि कश्मीर में, भारत में कश्मीरियों का इस्तेहसाल हो रहा है, तो पूरी दुनिया जो है, तकरीबन पौनी दुनिया आएगी उधर, तो वो सब देख सकेंगे कि कितना अमन अमान है और कितनी तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान का कश्मीर। और फिर इस कश्मीर का आप पाकिस्तानी कश्मीर से भी मुआवजा कर सकेंगे। नाज़रीन, हमने आपको 2-3 रोज़ के पहले बताया था कि पाकिस्तान सरकार ने जो नून लीग की है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियार आते हैं वो जो सुओ मोटो के हैं, और केस बांटने का जो इख्तियार है उसके ऊपर कदगन लगाने के लिए या कर्टेल करने के लिए कानून बनाया। और जल्दी में उन्होंने पहले मीटिंग की, काबीना की, फिर स्टैंडिंग कमेटी को जमा कराया, नेशनल असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसने पास किया, फिर नेशनल असेंबली ने पास किया, फिर सेनेट ने भी पास कर दिया। अब वो वैसे कानून बन चुका है, लेकिन उसको नोटिफाई करना है, उसके लिए सदर साहब के उस पर दस्तखत चाहिए। तो खैर,
वो सदर साहब के पास भेज दिया गया है वो कानून। अभी पाकिस्तान के जो सदर हैं अब आरिफ अलवी जो हैं, वो साहब जो है वो ही बिलोंग्स टू, ओरिजिनली ही बिलोंग टू पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो वो ऐसे बिहेव करते हैं, उनका बर्ताव ऐसा होता है जैसे वो पाकिस्तान के सदर नहीं हैं, वो पीटीआई के सदर हैं। हमेशा रोड़े अटकाते रहते हैं इस हुकूमत की जो स्मूथ गवर्नेंस में है। अभी फिर उन्होंने ये बिल जो है ना उस पर दस्तखत नहीं किए और इसको वापस कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर फिर से गौर किया जाए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, ये सभी जो है ना इनका जो आइन है ये वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है आधारित है या बेस्ड है। ये वेस्टमिनिस्टर यानी जो इंग्लैंड का जो आइन है वो हिसाब से है। तो उसमें क्या होता है, हमने खुद पढ़ा है लॉ में, किंग कैन डू नो रॉन्ग, क्योंकि किंग कुछ करता ही नहीं है। तो वो किंग की जगह पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सदर आ जाता है, और सदर क्योंकि वो खुद बजाते खुद कुछ भी नहीं करता, उसको जब तक कोई मिनिस्टर या जो है वज़ीर आज़म कोई भी कानून बना के न भेजे या कोई भी ऑर्डर करके न भेजे, वो उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर सकता अपने तौर पर। ऑन हिज ओन ही कैन नॉट इशू एनी ऑर्डर्स। तो उसके लिहाज से पाकिस्तान का सदर हो या हिंदुस्तान का सदर हो, उसको हर सूरत में जो भी कानून, अभी देखिए यहाँ पर वो क्या कहता है, उसने ये एतराज़ लगाया है कि ये जो कानून बनाना है ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के इख्तियारात से बाहर है। अब जनाब यहाँ पर खुद सोच लीजिए, वो दांतों का डॉक्टर है, शायद उसका इल्म भी वहाँ तक महदूद है। इसको मालूम होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट को हम मुकन्ना भी कहते हैं, लेजिस्लेचर भी कहते हैं, यानी कानून साज असेंबली, ये कानून बनाने वाली है। कोर्ट जो होती है वो कानून की तशरीह करती है, वो एक्सप्लेन करती है, कोर्ट कानून नहीं बनाती। अब यहाँ पर आरिफ अलवी साहब को कौन समझाए कि ये आपके इख्तियारात से बाहर है, और पाकिस्तान की जो कानून साज असेंबली मतलब नेशनल असेंबली और सेनेट है उसके इख्तियारात के अंदर है। खैर अभी उसने वापस कर दिया है तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि अभी पाकिस्तान सरकार उसके पास फिर से भेज देगी, और अगर फिर भी वो दस्तखत नहीं करेगा तो 10 दिन के अंदर अंदर ये कानून बन जाएगा। ऐसा समझा जाएगा कि उसकी दस्तखत सदर ने कर दी और फिर वो उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।